नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पेगासस जासूसी मामला, राहुल गांधी ने कहा मेरा फोन टेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। जी हां दोस्तों, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा फोन टेप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई और नहीं कर सकता। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेगासस को इजरायली सरकार ने हथियार के तौर पर क्लासिफाई किया है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकतंत्र के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया है। यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि अनिल अंबानी का फोन टेप हुआ, सवाल यह है कि जब सीबीआई एफआईआर करने वाली थी, ठीक उससे पहले सीबीआई निर्देशक का फोन टेप करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि इंटेलिजेंस के कई अधिकारी मुझसे कह चुके हैं कि सर आपका फोन टेप किया जा रहा है। मेरे दोस्तों को फोन करके कहा जाता है कि आप राहुल गांधी से कह दीजिए कि उन्होंने फोन पर ये बातें कही थी, लेकिन मैं डरता नहीं हूं और इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी का सॉफ्टवेयर है। भारत में पेगासस हथियार में कैटेगराइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र के चौथे दिन संसद में भारी हंगामा, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित, दस्तावेज फाड़ने पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद में हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के घटनाक्रम से बहुत व्यथित, दुर्भाग्य से सदन की कार्यवाही के दौरान आईटी मंत्री से पेपर छीनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा कृत्य सदन की कार्यवाही को निचले स्तर पर गिराने वाला है। इस तरह की कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है। राज्यसभा में आज तृणमूल सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सरकार ने उनके निलंबन का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा। उन्होंने कल आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से दस्तावेज लेकर फाड़ दिए थे। आज वैष्णव ने इस घटना पर कहा कि तृणमूल का बंगाल में हिंसा का कल्चर है और यही कल्चर वह सदन में लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विपक्षी सदस्यों के पास पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि मंत्री अपना बयान देने के बाद उनके सवालों का जवाब देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना 12 से 17 साल के बच्चों को दी जाएगी मोडर्ना, 4 हफ्ते में लगेगी 2 डोज। जी हां दोस्तों, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने मोडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की है। ऐसे में यह पहली बार है जब 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शॉट को अधिकृत किया गया है। दोस्तों एजेंसी का कहना है कि 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों में स्पाइकवैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की तरह ही होगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि 4 सप्ताह के गैप को रखते हुए 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 से 17 वर्ष की आयु के 3700 से अधिक बच्चों में शोध से पता चला है कि मोडर्ना वैक्सीन, जो कि पहले से ही पूरे यूरोप में एडल्ट को दी जा चुकी है, बेहतरीन एंटीबॉडीज के रूप में रेस्पॉन्स दे रही है। अब तक फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बच्चों के लिए एकमात्र विकल्प रही है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में विचार कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोडर्ना वैक्सीन के उपयोग को बढ़ाया जाए या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बारिश का कहर, अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों की हो गई मौत।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश से आई बाढ़ कहर ढा रही है। अब वहां अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों के मरने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के चिलपुर अस्पताल में कुल 21 मरीज भर्ती थे। इनमें से कई वेंटिलेटर पर थे। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पूरा इलाके में कई फुट पानी भर गया, जिससे अस्पताल का संपर्क बाहर की दुनिया से टूट गया। बताया जा रहा है कि इलाके के चीफ मेडिकल ऑफिसर का आखिरी बार अस्पताल प्रबंधन से गुरुवार शाम 3:30 बजे संपर्क हुआ था। बारिश का दौर कम होने पर अब इलाके में पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके बाद लोग अपने घर दुकानों को साफ करने में जुट गए हैं। वहीं दोस्तों, इसी बीच सामने आई है कि चिलपुर अस्पताल में भर्ती 21 में से 11 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में भर्ती बाकी मरीजों को बचाने की योजना बनाने में जुट गए हैं। अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर हालात की डिटेल मांगी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अश्लील फिल्म मामला, शिल्पा शेट्टी के बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। जी हां दोस्तों, अश्लील फिल्मोग्राफी केस की जांच बिजनेसमैन राज कुंद्रा से होते हुए उनकी पत्नी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुंबई क्राइम ब्रांच जल्दी शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी जांच करेगी। पुलिस को शक है कि ऐप सब्सक्रिप्शन से कमाया पैसा शिल्पा के बैंक अकाउंट में भी रखा गया है। दरअसल दोस्तों, कुछ घंटे पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंच गई। यह रेड अभी तक जारी है। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। क्राइम ब्रांच यह जानना चाहती है कि विमान इंडस्ट्रीज से दिसंबर 2020 में शिल्पा शेट्टी बाहर क्यों निकल गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्म शूट करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटशॉट्स को लाखों रुपए में बेच देता था। इस काम को करने के लिए कुंद्रा और उसकी टीम ने खास तरीका बनाया था, जिसे हर दिन नए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता था। दोस्तों, समाचार चैनलों से मिली कुछ जानकारी के अनुसार ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है, जिसमें आर्टिस्ट के नाम के साथ न्यूड करके सेव किया दिखाई दे रहा है, यानी वो न्यूड सीन करने से जुड़ी हो सकती है। इन व्हाट्सएप चैट्स में जिन आर्टिस्ट को जोड़ा जाता था, उनका नाम भी न्यूड आर्टिस्ट के नाम से ही सेव किया जाता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का 27-28 जुलाई को भारत का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। यह अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को शाम को कहा कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखने, भारत अमेरिकी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत यात्रा के दौरान 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीज डोभाल से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि नई दिल्ली की अपनी यात्रा के अलावा ब्लिंकन 26 से 29 जुलाई तक अपनी विदेश यात्रा के दौरान कुवैत शहर की भी यात्रा करेंगे। प्राइस ने कहा कि उनकी आगामी यात्रा साझेदारी को मजबूत करने और उनकी साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग को रेखांकित करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्राइस ने कहा कि नई दिल्ली में 28 जुलाई को ब्लिंकन विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस दौरान कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर निरंतर सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र, साझा क्षेत्रीय सुरक्षा हितों, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और जलवायु संकट सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जोमेटो की शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग, 53% ऊपर 116 रुपए में हुआ लिस्ट। जी हां दोस्तों, डिजिटल फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की बेहद शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर शेयर 51.32% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, जैसा कि उम्मीद थी। जोमेटो का शेयर एनएसई पर इशू प्राइस 76 रुपए के मुकाबले 116 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 115 रुपए पर हुई, यानी कि जोमेटो का शेयर अपने इशू प्राइस से 39 से 40 रुपए ऊपर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद जोमेटो के शेयरों में रफ्तार जारी है। एनएसई पर इंट्राडे में अब तक जोमेटो का शेयर 138.90 रुपए पर जा चुका है। कंपनी शेयरों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्केट कैप के लिहाज से यह भारत की 45वीं नंबर की कंपनी बन चुकी है। जोमेटो का मार्केट कैप अब टाटा मोटर्स, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, श्री सीमेंट, आईओसी और बीपीसीएल से ज्यादा हो चुका है। मजे की बात तो दोस्तों यह है कि अब जोमेटो के शेयरों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले इन्फो एज के मार्केट कैप से ज्यादा अब जोमेटो का मार्केट कैप है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुब्बारों आइसक्रीम में प्लास्टिक की स्टिक का इस्तेमाल 1 जनवरी 2022 से बंद हो सकता है, सरकार के सूत्रों ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि कैंडी और आइसक्रीम की प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सवाल पर जवाब देते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विन चौबे ने कहा कि इस साल की शुरुआत में जारी मौजूदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपभोग 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उनमें ईयरबड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि हैं। वहीं 100 माइक्रोग्रेन से कम प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई से बंद किया जा सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक विमानन क्षेत्र से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के करीब 2% है तथा विकसित देशों की ओर से अतीत में किए गए उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां पैदा हुई है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी दी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19,26,23,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 41,36,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, ईरान, इंडोनेशिया आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,12,93,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन नहीं लग पाएगी, वैक्सीनेशन की कोई समय सीमा तय नहीं। दिसंबर तक 215 करोड़ नहीं, केवल 135 करोड़ वैक्सीन डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में पूछे गए सवालों का सरकार ने लिखित जवाब दिया। इससे वैक्सीन की कमी का खुलासा भी हुआ, क्योंकि सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन के 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले मई में कहा गया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 215 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी से उभरते हुए हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी करने की समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि 18 साल से ऊपर के लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर दिए जाने की उम्मीद है। उधर दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन है ही नहीं, केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोएडा में की पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत, लोगों को होंगे कई फायदे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में रहने वाले लोगों को अब ट्रैफिक चालान जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आसानी से घर बैठे बैठे ही चालान जमा कर सकते हैं। इसके लिए शुक्रवार को नोएडा में पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी ने कोर्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि नोएडा के निवासी vcourt.gov.in पर लॉगिन कर चालान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका दूसरा फायदा यह भी मिलेगा कि ट्रैफिक का अपराध दोहराने वालों का पता चल पाएगा।
क्योंकि चालान भरते समय नियमों का उल्लंघन करने वालों का डेटा सिस्टम में पहले से होगा। ई चालान भरने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। इस मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी, ई कमेटी के चेयरमैन जस्टिस एसपी केसरवानी, जस्टिस उमेश कुमार, प्रशासनिक जस्टिस मनीष माथुर, उत्तर प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी के अलावा अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर आदि मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। पूरे हफ्ते सोने में रही गिरावट, 8,700 रुपए मिल रहा है सस्ता। जी हां दोस्तों, एमसीएक्स पर सोने का अगस्त वायदा 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमजोरी के साथ कारोबार करता दिख रहा है और इस समय यह 47,500 रुपए के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं दोस्तों सराफा बाजार की बात की जाए तो सराफा बाजार में भी सोना निचले स्तर पर है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। सोना सराफा मार्केट में 47,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 66,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैप्टन के सामने स्टेज पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, मेरा विरोध करने वाले दरअसल मुझे बेहतर बनाते हैं। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने बैटिंग के स्टाइलिश अंदाज के साथ पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मंच पर सीएम अमरिंदर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी मौजूद थे। पार्टी में लंबी कलह के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। पहले भाषण में आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, मुझ में कोई अहंकार नहीं, कांग्रेस आज एकजुट है। हालांकि सिद्धू के भाषण में पार्टी में हुई कलह की झलक भी दिखी जब वे अपने भाषण में सीएम अमरिंदर सिंह को शामिल करते दिखे। उन्होंने कहा कि जो मेरा विरोध करते हैं वो मुझे बेहतर बनाते हैं। सिद्धू ने यह भी कहा कि जो मुझे आशीर्वाद देते हैं वो मेरा सुरक्षा कवच है, मैं सबका आशीर्वाद लेकर और सबको साथ लेकर चलूंगा। सिद्धू ने अपने भाषण में यह जताने की कोशिश भी की कि जो हुआ सब पीछे छूट गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी लड़ाई कोई मुद्दा नहीं है, दिल्ली में बैठे किसान, डॉक्टरों और नर्सों की समस्याएं असली मुद्दे हैं, हमें मुद्दों को सुलझाना है, तभी हम भगवान के सामने सच्चे हैं। दोस्तों अपने कोट्स के लिए फेमस सिद्धू इस भाषण में भी बोले, ज्यादा नहीं बोलना सी पर विस्फोटक बोलना सी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक मार्च पास्ट में तिरंगा लेकर निकला भारतीय दल, प्रधानमंत्री मोदी ने बजाई ताली। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल जब तिरंगा लेकर उतरा तो देश का हर शख्स इस गौरवशाली पल को देखकर गदगद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खड़े होकर तालियां बजाई। उनकी एक तस्वीर आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई जिसमें वह भारतीय दल को टीवी पर देखकर ताली बजाते नजर आ रहे हैं। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आधिकारिक ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन शुक्रवार 23 जुलाई को किया गया। इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे हुई। भारतीय दल 21वें नंबर पर उतरा। मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक, ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह रहे। जापानी अक्षरों के लिहाज से भारत को मार्च पास्ट में 21वां नंबर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में टीवी पर भारतीय दल का मार्च पास्ट देखा और खड़े होकर ताली बजाई। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, आइए हम सब मिलकर भारत के लिए चीयर करें। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां देखी, हमारे दल को शुभकामनाएं। उन्होंने साथ ही #cheer4India का भी इस्तेमाल किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।